तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं? हम लोग आज करने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। देखो इसमें क्या लॉजिक है कि हम लोग दो पार्टनर्स हैं, राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं, और वो हरि को एडमिट करते हैं। तो राम और श्याम ने मान लो कि 5 साल पहले बिजनेस शुरू किया था और उन्होंने लैंड खरीदा था 5 लाख का। तो अब जो नया पार्टनर आ रहा है हरि, उसको वही लैंड अगर आज वो बाय करता तो वो उसको 5 लाख से एक्सपेंसिव आता, क्योंकि लैंड की कीमत नॉर्मली इंक्रीज हो जाती है। तो राम और श्याम जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपनी बैलेंस शीट में लैंड की फिगर को इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है हरी, उसको वो लैंड जो है गलत वैल्यू पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लैंड की करेक्ट वैल्यू जो है आज की डेट में मान लीजिए 15 लाख है। तो अगर मान लो हरी अगर आज अपना बिजनेस शुरू करता तो उसको वो लैंड 15 लाख में लेना पड़ता, क्योंकि उसकी वैल्यू 15 लाख है। लेकिन बुक में जो वैल्यू दिख रही है उस लैंड की वो 5 लाख दिख रही है। तो पार्टनर्स क्या करते हैं? पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो अपने एसेट्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे वो लैंड की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। अब लैंड की वैल्यू जो पुरानी बुक्स में जो ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में है वो 5 लाख है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में वो जो लैंड है वो 15 लाख है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लैंड की वैल्यू को 10 लाख से इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके। तो इस तरह से हम लोग एसेट्स की वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। कि जैसे पार्टनर्स को लगता है कि पुराने पार्टनर्स हैं, उनको लगता है कि भाई बैलेंस शीट में कोई एक पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा दिख रही है, तो वो उसको कम भी कर सकते हैं। तो सिमिलर टाइप में अगर हम अपने लाइबिलिटीज को भी अगर बुक वैल्यू से चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो चेंज होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज में, जब ये चेंज होगा तो उसके लिए हम लोगों को एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। और वो एंट्री पास करने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये अकाउंट जो बनाते हैं, इस अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में आपको मालूम है कि रूल क्या होता है? दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो अब आपको ये देखना है कि एंट्री कैसे पास करनी है, ठीक है। तो एंट्री कैसे पास करनी है वो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल दिखाई दे रहा है। तो अब देखो यहाँ पर कि हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्रीज कैसे करते हैं उसको सीखने वाले हैं। तो इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक साइमल्टेनियसली। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द admission of Manoj as a partner in the journal of Leena and Rohit, who are sharing profit in the ratio of 2:3. So Manoj is being admitted in the firm and Leena and Rohit are the old partners, and they have decided to revalue their assets and reassessment of liabilities, ये वो करना चाहते हैं। So now the first one is that Leena and Rohit ये पुराने पार्टनर्स हैं, and the value of furniture is to be increased by 10,000। तो जब आपको किसी भी एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। व्हेन एसेट्स आर इंक्रीज, तो दैट मीन्स यू हैव अर्नड प्रॉफिट, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी वो आपको बताता हूँ। देखो फर्नीचर हमारे एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स को हमें इंक्रीज करना है। तो जब एसेट्स को इंक्रीज करते हैं तो वो डेबिट करते हैं। तो एसेट्स को यानी कि फर्नीचर को यहाँ पे डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज से, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपीज से। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है। So whenever there is an increase in the value of assets or any furniture as per the question, तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। ये चीज आप लोग समझो, जब आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट होगा। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
Instead of crediting revaluation account, you can also credit profit and loss adjustment account. Both revaluation and profit and loss adjustment account are same. Okay. Now the next one. The value of furniture is to be increased to 40,000. The book value of furniture is 20,000. Now this is very tricky one. Be very clear and listen carefully. देखो यहाँ पर हमारे पास में जो बुक में फर्नीचर है वो 20,000 रुपीज का है एंड दे वांट टू इंक्रीज टू 40,000, यानी कि 20,000 से वो उसको 40,000 रखना चाहते हैं. दे वांट टू इंक्रीज टू 40,000. सो दैट मीन्स हमारी फर्नीचर की वैल्यू जो है वो 20,000 से इंक्रीज होगी. पहले वो वैल्यू 20,000 है, अब उसको हम लोग 40,000 बनाना चाहते हैं. तो 20,000 को अगर 40,000 अगर आपको बनाना है तो आपको 20,000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा. So you are increasing the value of furniture. So same way, when you increase the value of furniture, you have earned profit because furniture is our assets. So whenever there is a profit, we credit the revaluation account. So the answer will become furniture account debit 20,000 to revaluation account credit 20,000. So now the third one. Now third one is very important and very tricky. Listen carefully. The value of furniture is to be brought up to 120% of its value and the book value of furniture is 50,000. So what does it mean? It means you have to brought up, यानी कि उसको ऊपर लाना है. फर्नीचर जो बुक वैल्यू में है 50,000 है और उसको 120% ऊपर लाना है. तो आपको क्या करना है, 50,000 को 120% से मल्टीप्लाई कर देना है. 50,000 multiplied by 120%. So 50,000 multiplied by 120 upon 100. So you will get 60,000. So it means that the furniture is to be brought up to 60,000. So previously it is 50,000. पहले वो 50,000 पर है, अब उसको 60,000 रुपीज बना लेना है. तो इट मीन्स कि हमने फर्नीचर की वैल्यू 10,000 से इंक्रीज करी है. तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया तो हमें प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट होगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 10,000. दैट इज द आंसर फॉर द थर्ड वन. नाउ द फोर्थ वन. स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%. Book value of the stock is 18,000. Stock is undervalued by 10%. Now listen very carefully. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं. वो क्या करते हैं कि 18,000 का 10% कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि रॉन्ग है. सी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%. यानी ये जो आपको बुक वैल्यू दिख रही है स्टॉक की वो 10% कम है. यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी 10% कम हो गई है. करेक्ट. तो ये जो 18,000 वैल्यू है ये 10% माइनस करने के बाद है. ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो बुक वैल्यू है ये 10,000 माइनस करने के बाद है. तो इसका मतलब कि ये जो 10% माइनस करा है वो अमाउंट कितना है वो निकालना है आपको. करेक्ट. तो वो अमाउंट कैसे निकलेगा वो आपको लिखना पड़ेगा नोटबुक में. वो अमाउंट निकलेगा 18,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो प्लीज नोट डाउन 18,000 divided by 90 multiplied by 10. So you will get 2,000. Okay. बेसिकली अगर आपकी वैल्यू करेक्ट होती, लेट अस डू इट अदर वे. लेट अस अज्यूम कि जो स्टॉक की करेक्ट वैल्यू है वो 100 है. तो 100 में से हमने 10% उसको अंडर वैल्यू कर दिया. तो अंडर वैल्यू होने के बाद उसकी वैल्यू आ गई 90. So that means 18,000 is something 90. 18,000 is something 90.
तो सिंपल यूनिटरी मेथड कि अगर 18,090 है तो 10 कितना होगा, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। गेटिंग इट? 18,000 इज समथिंग 90, तो व्हाट यू डू, यू राइट डाउन 18,000 और उसके आगे लिखो 90 और 90 के नीचे लिखो 10 और 18,000 के नीचे लिखो x। यू कैन राइट इट डाउन। अगेन आई एम रिपीटिंग, 18,000 के आगे लिखो, थोड़ा सा जगह छोड़ के आगे लिखो 90, 90 के नीचे लिखो 10 और 18,000 के नीचे लिखो x। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी वो आपको निकालनी है। तो x की वैल्यू आएगी 18,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90, so you will get 2,000. So that means the stock is undervalued by 2,000. स्टॉक की वैल्यू 2,000 रुपीज कम है, तो अब इसको ठीक करना है। तो अगर वैल्यू कम है तो उसको इंक्रीज करोगे तो ठीक हो जाएगी। स्टॉक हमारे एसेट्स होते हैं, तो हमें यहाँ पे एसेट्स को इंक्रीज करना है। तो एसेट्स को इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है 2,000 रुपीज से और स्टॉक अकाउंट को डेबिट करना है 2,000 रुपीज से। तो आंसर बन जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000।